हेलो बच्चों, मैं हूँ शाज और आप देख रहे हैं शाज वाइस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिया रोशनी, इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सबक नंबर 1, 2 और हम्द वगैरह की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद इधर आ जाएं। आज अपन इस सबक की वजाहत करेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ बन सकती है वो देखेंगे और इसकी मशकी सरगर्मियाँ यानी कि एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वो भी हल करेंगे। तो चलिए, हमारा ये प्यारा सा बहुत इंटरेस्टिंग सबक है जिसका नाम है सिया रोशनी। नाम से ज़ाहिर होता है किसी भी चीज़ के कि हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। भाई, सिया कहते हैं काले को और रोशनी कहते हैं रोशनी को, यानी काली रोशनी। ठीक है। और इसकी मुसन्निफ़ा परवीन शीर जो कि बिहार की रहने वाली है। जान पहचान आप उनसे खुद कर लीजिएगा और पेश दर्स जो है वो भी आप खुद देख लीजिएगा। अपन चलते हैं सीधा सबक की तरफ। तो सबक कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो सबक हम पढ़ने वाले हैं ये सैर व सियाहत से ताल्लुक़ रखता है। सैर व सियाहत आपको सबको समझता है, घूमना फिरना, किसी जगह पर जाना, एक्सप्लोर करना वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयारा अपने आहीनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तैयारा यानी कि हवाई जहाज़। ठीक है भाई। आहीनी यानी लोहे के, पर आपको पता है जो फ्यूल टैंक होते हैं एरोप्लेन के, साइड से ऐसे लगता है किसी परिंदे के पर, तो यहाँ पर मैं उसको आहीनी पर बता रहा है, यानी लोहे के परों से, लोहे के परों को फैलाए ज़मीन के सपाट जो प्लेन है, सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ठीक है। रफ्ता रफ्ता, देखिए आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, ऐसे लफ्ज़ों को उर्दू में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। एक तैयारा है, एक जहाज़ है बेटा, जो अपने आहीनी लोहे के परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे, रनवे समझते हैं आपको? हवाई पट्टी को कहते हैं जिसके ऊपर में जहाज़ रन करता है उड़ने से पहले। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो हवाओं में प्रवास करने लगा। लंबी जस्त लगाना, लंबी छलांग लगाना, लंबी छलांग लगाकर फ़ज़ाओं में प्रवास करने लगा। देखिए, कोई कोई शख्स इसको फ़िज़ा भी पढ़ देता है, जबकि ये फ़िज़ा नहीं है। एक्चुअल इसको फ़ज़ा कहा जाता है। फ़ज़ा मतलब ज़मीन और आसमान के दरमियान का खुला हिस्सा जो है, जिसको अपन खला भी कहते हैं। खला के नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर में हवा होती है, उसको फ़ज़ा कहते हैं। और फ़िज़ा के माने आते हैं खूबसूरत चीज़, चाँद जैसी, चांदनी की तरह, वो फ़िज़ा। आपने सुना होगा कि कोई कोई गर्ल्स का जो है नाम होता है ना भाई, फ़िज़ा, यानी उसका मतलब आता है चांदनी जैसी। ठीक है ना। लेकिन ये लफ्ज़ फ़ज़ा, याद रखिएगा इसको। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। अब जाहिर सी बात है, जहाज़ जब ऊपर जा रहा होगा तो ज़मीन छोटी सी छोटी 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 होती जा रही होगी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। अब परवीन जो है बेटा, ये एरोप्लेन की सीट पर बैठी हुई है और उसने अपना सर जो है सीट पर टिकाया हुआ है और जहाज़ जैसे जैसे ऊपर उड़ रहा है, अब जाहिर सी बात है वो ज़मीन से दूर होता जा रहा है तो ज़मीन छोटी होती जा रही होगी, क्योंकि जहाज़ ऊपर उठता जा रहा है। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी ज़मीन पर इंसानी वजूद यानी इंसान का वजूद एक ज़र्रे की तरह है, वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। और वही ज़मीन जिस पर इंसान का वजूद मानिंद ज़र्रा है, एक ज़र्रे की मानिंद है, अब वही ज़मीन खुद एक ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। जहाज़ जो है वो बादलों का सीना चीरता हुए, मतलब बादलों को हटाते हुए, बादलों में से निकलता हुआ ऊपर ही ऊपर बुलंदी की तरफ चला जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी। लापता, गायब हो जाना, यानी बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन क्या हो गई?
लापता हो गई, यानी अब उन बादलों से ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, जिससे दूर तक एक नया जहान था। नया जहान था मतलब नई दुनिया थी। ये खलाओं का जहान था। ये कौन सी दुनिया थी? खलाओं की दुनिया थी। पुरअसरार, कैसी? पुरअसरार, राजों से। पुर असरार कहते हैं राज को। पुरअसरार, राजों से भरी हुई। खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई खामोश आवाज़ों की गूंज कैसी है? यानी कि वो जो वहाँ पर सन्नाटा था, खामोशी था, यानी वहाँ जो सन्नाटा था, खामोशी थी, उसको महसूस कर रही थी परवीन। ज़मीन से दूर इस नए जहान में दिल की अजीब कैफियत थी। ज़मीन से दूर ये जो एक नया जहान है, यानी वो जो अभी फ़िलहाल खला में थी, उस नए जहान में दिल की अजीब कैफियत थी। अजीब कैफियत यानी अजीब हालत थी, जिसका कोई नाम न था और उस हालत का कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक अजीब शाज़ एहसास था। एक तिफलाना ख्वाहिश, एक बच्चों की सी ख्वाहिश। तिफल कहते हैं बच्चे को, तिफलाना बच्चों की सी। बच्चों की सी ख्वाहिश थी। क्या ख्वाहिश थी? खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। ये ख्वाहिश थी परवीन की कि वो खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाए, यानी बादलों की गोद में जाकर कूद जाए। आज वो तैयारे में उड़ रही थी। परवीन जो है आज हवाई जहाज़ के अंदर उड़ रही थी और ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। और ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी वो, जिसको उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, और जिस जगह की सच्ची कहानियाँ उसने किताबों में पढ़ी थी। जहाँ का माजी इबरतनाक था। जहाँ का माजी कैसा था? इबरतनाक, सबक आमोज, सबक सिखलाने वाला। जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे। जहाँ पर इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, यानी उन पर जुल्म किया था। जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी। जहाँ पर, इस बात को लिखने का मतलब बेटा ये है कि या उस जगह परवीन जाने वाली थी कि जहाँ पर इंसानों ने इंसानों पर जुल्म किया था। अब जाहिर सी बात है, इंसानों ने इंसानों पर जुल्म किया तो इंसानियत जो है सिसक रही थी, यानी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था उन्होंने। सिसकना कहते हैं रोने की सी शक्ल बनाकर रोते रहना, सिसकना। तो जहाँ पर इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। बर्बरियत जुल्म को कहते हैं। जुल्म क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा था। परवीन ख़यालात के समंदरों में गोते लगा रही थी। और परवीन जो है हमारी मुसन्निफ़ा, वो ख़यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, यानी ख़यालों में गुम हो गई थी। वो डूब रही थी और ख़यालों के ही समंदर में डूब रही थी और उभर भी रही थी, यानी डूब रही, उभर रही, यानी कुछ ख्याल उसके दिमाग में आ रहे, फिर निकल जा रहे, फिर दूसरे ख्याल आ रहे। फिर वो सोच रही कि ये इस जगह के बारे में जब मैंने पढ़ा था, कहानियाँ सुनी थी, तो यहाँ पर इंसानों ने इंसानों पर जुल्म किया था, बर्बरियत से पेश आए थे। ये सारे ख्यालात उसके जहन में आ रहे हैं। जोहान्सबर्ग पहुँचने में 10 घंटे बाकी थे। जोहान्सबर्ग ये अफ्रीका का एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। इस शहर पहुंचने में अभी 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात वारिस, परवीन के शोहर वारिस, शरीक हयात मतलब हयात का शरीक यानी कि शोहर, जिसका नाम क्या है? वारिस है। और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थीं, यानी दोनों की आंखें जो है क्या थी? नींद में डूबी हुई थीं। देखिए आंखें एक से ज़्यादा इसलिए थी लिखा। आंख एक होती तो थी लिखते, आंखें 2 है तो थी, 2 से ज़्यादा है तो भी थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी, और परवीन की पलकें भी क्या हो रही थी? अब बोझल हो रही थी, बुझ सी रही थी, यानी उसको भी नींद आ रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। भाई जब ये लोग सोकर उठे तो मंजिल करीब थी। जाहिर सी बात है 10 घंटे का सफ़र था अभी बाकी, तो ये लोग सो गए होंगे, और जब वो सोकर उठे तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, जहाज़ नीचे उतर रहा था। ज़मीन करीब आ रही थी। देखो ज़मीन एक है ना, इसलिए थी। ज़मीन करीब आ रही थी, जाहिर सी बात है जहाज़ जैसे जैसे नीचे आ रहा होगा ज़मीन करीब आती जा रही होगी।
लकीरों पर रेंगती चूटियाँ बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी, यानी कि जहाज़ से रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ ऐसे लग रही थी कि जैसे लकीरों पर चूटियाँ रेंग रही है, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे आ रहे थे वो गाड़ियों में तब्दील हो रही थी, यानी गाड़ियाँ बन रही थी। छोटी छोटी डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। छोटी छोटी डिब्बियाँ जो ऊपर से नज़र आ रही थी वो बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील हो रही थी। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था और ज़मीन चौड़ी होती जा रही थी, कुशादा होती जा रही थी, और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। क्यों तेज़ होती जा रही थी? क्योंकि उसने बहुत दिनों से सोचा था कि वो इस शहर में आकर इसको एक्सप्लोर करेगी, घूमेंगी, यहाँ की चीज़ें देखेंगी। होता है ना कभी कभी ऐसा, कोई चीज़ को हम सोचें किसी चीज़ के बारे में और वही ख़यालात हमारे दिमाग में चलते हो और हम वहाँ पहुँच जाए तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना। वो सरज़मीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो ऐसी सरज़मीन पर कदम रखने जा रही थी बेटा जहाँ के मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ हैं जिनको सुनकर आदमी गमगीन हो जाए। वो सरज़मीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है, यानी वो सरज़मीन जिसे कहा जाता है कि इस मुल्क में पूरी दुनिया आबाद है। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था, यानी जहाज़ लैंड हो गया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुरहनी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था, और सुबह का सूरज जो है वो अपनी सुनहरी, सुनहरी मतलब सोने के कलर की है ना, सुनहरी गोल्डन किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था। जोहान्सबर्ग बताया ना भी क्या था आपको। चलिए ओके। आज परवीन के कदम उस सरज़मीन पर थे जहाँ कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी। बाज़गश्त आना जाना, यादों का आना जाना। वो ख़यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी। तजस्सुस कहते हैं जुस्तजू को, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश, और हैरान भी थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था। शेर बोलो, शीर बोलो, एक्चुअली शेर ही होना चाहिए, बहरहाल जो भी हो। तो एक मुनहनी सा आदमी, झुका हुआ आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था। अपन शेर ही पढ़ लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। शेर फैमिली दर्ज था, यानी एक तख्ती लेकर एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स खड़ा तख्ती लिए हुए जिस पर लिखा हुआ था शेर फैमिली, लहराता नज़र आया। अब जाहिर सी बात है, अगर अपन एयरपोर्ट पर जाते हैं बेटा तो वहाँ जो हमको रिसीव करने के लिए आते हैं वो लोग तो हमको शक्ल सूरत से शायद पहचानते और ना भी पहचानते हैं, तो वो अपने नाम की तख्ती लगाए हुए खड़े रहते हैं। फिर हमने अपना नाम पढ़ना होता है और उनके पास चले जाना होता है। चीज़ें समझ में आ रही है आपके? ऑल राइट। फराज उसकी तरफ बढ़ा। फराज जो परवीन का लड़का है वो उसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपना तारुफ करवाया, यानी इंट्रोड्यूस करवाया। उस शख्स ने उनको कहा वेलकम और अपना तारुफ करवाया, मैं फ़ुला हूँ। वो नर्म गुफ्तार, बहुत सॉफ्ट लहजा उसका, बात करने का अंदाज़ बड़ा प्यारा। खुश मिजाज शख्स कैनन था। वो खुश मिजाज शख्स का नाम क्या था? कैनन। परवीन ग्रुप के सियाहों का रहबर। वो शख्स कौन था? कैनन। परवीन ग्रुप यानी परवीन की फैमिली जो साथ में गई थी उसका नाम था परवीन ग्रुप, और सियाह कहते हैं घूमने वालों को। तो परवीन ग्रुप के सियाहों का यानी परवीन ग्रुप के लोग जो घूमने के लिए गए हैं उन सियाहों का रहबर। रहबर मतलब उनको रास्ता दिखाने वाला, जिसके लफ्ज़ी मीनिंग आते हैं, यानी उनका गाइड था वो। ठीक हो गया। सीधा सादा, नेक और नर्म दिल। कैसा शख्स था? सीधा सादा, नेक और नर्म दिल, यानी किसी भी तरह का उसमें गुरूर नहीं था। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है। मुसल्लत मतलब हावी रहता है, गालिब रहता है। यानी न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों से लोग डरते हैं। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते। इलाका कहा हूँ मैंने? तुम बोल रहे होंगे सर पागल हो गए, ये इलाका होता है। जी नहीं, ये सही लफ्ज़ होता है इलाका। इलाका कहते हैं, आपने देखा होगा सरदार जी, उनके जो है कमर पर तलवार टंगी हुई होती है, लेकिन तलवार जिस रस्सी से बनी हुई होती है ना, बेल्ट से, उसको इलाका कहते हैं एक्चुअल में, और सही लफ्ज़ होता है इलाका। ओके हो गया। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ उनकी कसरत होती है। किनकी कसरत होती है? काले लोगों की।
अब उसे उस खौफ पर हंसी आ रही थी। कब? ये बातें तो सब परवीन ने सुन रखी थी ना, लेकिन अब जब उनको देख रही है तो उनको उस पर हंसी आ रही थी। कनैन की शख्सियत और किरदार कालो का जम्मे गफ़ीर था। कनैन जो शख्स था और उसकी शख्सियत कालो का जम्मे गफ़ीर, जम्मे गफ़ीर कहते हैं हुजूम को, बहुत बड़ी लोगों की तादाद जम्मे गफ़ीर थे, यानी एक शख्स के अंदर में सारा हुजूम, ऐसे लग रहा था कि इसी एक शख्स में सारे काले लोगों की खुसूसियात मौजूद हैं। उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं, यानी उन काले लोगों को देखने के बाद लग रहा था कि तमाम लोग बुनियादी तौर पर यकसा हैं, मतलब एक जैसे हैं। देखिए है यहाँ पर, क्योंकि लोगों की तादाद एक से ज़्यादा है। अरे बात समझ में, तो ग्रामेटिकल चीज़ें भी याद रखते चलो आप साथ ही साथ। ऑलराइट, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, मुजरिम जुर्म करने वाला, कातिल नहीं होता, कत्ल करने वाला, बल्कि हालात का शिकार होता है। लेकिन वो जो भी हरकतें करता है वो हालात की वजह से करता है। कनैन के साथ इस ग्रुप के 11 सियाह वैन में बैठ गए थे, वैन कार में बैठ गए थे। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। अब वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वंडर्स की तरफ। ये होटल का नाम है वंडर्स। कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। जो इनका गाइड था ना, वो वैन की अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जो 1895 में तामीर हुआ था। अब वैन में बैठे बैठे वहाँ से कोई स्कूल गुजरा होगा, तो कैनन ने बताया कि ये जो स्कूल आपको दिख रहा है, ये जोहान्सबर्ग का यानी साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जिसकी तामीर कब हुई थी? 1895 में हुई थी। तामीर कहते हैं बनाने को। नेल्सन मंडेला के दोनों मकान यही हैं। अच्छा, जानते हैं आप नेल्सन मंडेला कौन है? अगर जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, वैन में बैठे हुए सियाह मतलब शहर को आए हुए लोग, शहर करने वाले, कैनन से सवालात कर रहे थे। अब जितने भी लोग वैन में थे वो कैनन से सवालात कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अब उनको पता नहीं ना, तो जो चीज़ें उनको नज़र आ रही है वो उनको देखकर कैनन से, उनके गाइड से सवाल पूछ रहे थे। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेस ने लगाया था। भाई वहाँ जो सोने की कान है जोहान्सबर्ग में, उसका पता जो दो लोगों ने लगाया था, कैनन ने उनका नाम इनको बताया। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल कुदरती चीज़ों की वजह से दौलतमंद हो गया, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। ज़खायर ज़ख़ीरे की जमा, ठीक है। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, वो गाइड है, तो जो चीज़ उसको नज़र आ रही वो उसके बारे में बोलता जा रहा था। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। जो हमारी मुसन्निफ़ा है वो वैन की खिड़की से, कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी। मकई के खेत देख देख कर मसरत खुशी हासिल कर रही थी। और कैनन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी। इल्म के मोती चुन रही थी यानी मालूमात हासिल कर रही थी, यानी देख रही थी खेतों की तरफ, और कैनन की जो है आवाज़, उससे इल्म के मोती चुन रही थी यानी नॉलेज ले रही थी। सोवेटो की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप। सोवेटो अफ्रीका का एक शहर है जहाँ पर काले लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में इसको इंग्लिश में सोवीटो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सोवेटो की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप, यानी एकदम नर्म धूप जिसके अंदर में धूप की शिद्दत कम हो, अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। सड़क के जो किनारे हैं दोनों तरफ रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। फनकार कहते हैं किसी भी फ़न में जो माहिर हो, जैसे कि मुजस्समा साजी, मूर्ति बनाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला, शायर, म्यूज़िशियन, है ना, आर्टिस्ट, ये सब लोग फ़नकार होते हैं, यानी अपने फ़न में माहिर। मुजस्समे और क्राफ्ट, मुजस्समे यानी मूर्तियाँ और क्राफ्ट यानी हाथ से बनी चीज़ें, लकड़ी वगैरह से।
मुसव्विरी और रंगीन पोशाक, मुसव्विरी यानी तस्वीरें और रंगीन पोशाक यानी कलरफुल ड्रेसेस। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फ़रोख्त मौजूद थीं। फुटपाथ के ऊपर में भी जो है चादरों पर तरह तरह की अशिया रखी हुई थी जो बराए फ़रोख्त थी। बराए फ़रोख्त यानी बेचने के लिए थी, यानी बराए इल्म इल्म के लिए, बराए फ़रोख्त फ़रोख्त के लिए, बराए खिदमत खिदमत के लिए। लोग मोल तोल कर रहे थे, यानी लोग बार्गेनिंग कर रहे थे वहाँ पर में, निगोशिएशन है ना, यानी भाव कम कर रहे थे। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी थी। परवीन जो है एक दुकानदार औरत की बेबसी, बेबसी यानी मजबूरी, मजबूरी को देख रही थी जो अपनी बका यानी अपनी ज़िंदगी के लिए जिसको अपनी चीज़ों की कीमत कम करनी पड़ रही थी। वैन का ड्राइवर योपा था। वैन का जो ड्राइवर है उसको योपा कहा जा रहा था, यानी उसका नाम योपा था। कि एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। मफलूकुल हाल यानी ऐसे लोगों की बस्ती जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, उसको कहते हैं मफलूकुल हाल। सब सियाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे और जितने भी लोग उस वैन में सवार थे वो बाहर निकलकर कैनन जो कि उनका गाइड है, राहबर है, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, यानी सड़कें ऐसी थी जहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल थी, गर्द गुबार थी। रंग गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, बदरंग छोटे छोटे घर, बदरंग मतलब बेरौनक, छोटे छोटे घर। कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी और रास्ते के ऊपर में कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी। नंगे पाँव, बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, नंगे पाँव जिनके पैर में चप्पल नहीं, बोसीदा यानी पुराने फटे पुराने कपड़ों में खेलते हुए बच्चे। घर के दरवाज़ों पर बैठे हुए चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। घर के बाहर चाय पीते हुए बातें करते हुए कुछ लोग बैठे जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब नहीं। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़, मकानों के सामने तारों से बनी हुई बाड़, और वो भी कैसी, जंग आलूद, जिस पर जंग लगा हुआ है। और हर घर पर टीन की छत, और हर घर के ऊपर में छत जो है वो टीन की बनी हुई। ये इलाके जोहान्सबर्ग में 20 मील दूर है। ये जो गरीबों वाले इलाके हैं वो जोहान्सबर्ग से 20 मील के फासले पर है। इसे सोवीटो कहते हैं और उन इलाकों को सोवीटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालो को उसी जगह भेज दिया गया था। बेटा भैया अपार्थाइड क्या है? तो अपार्थाइड बोले तो ये नस्ली भेदभाव है, यानी कि जब अफ्रीका के अंदर में नस्ली भेदभाव हुआ था। नस्ली भेदभाव मतलब काले अलग, गोरे अलग, अदना अलग, आला अलग। तो वहाँ से उस वक्त में अफ्रीका के सारे इलाकों से ढूंढकर कालो को सोवीटो इस शहर में भेज दिया गया था। इस शहर में सोवीटो में, अरे बात समझ में? कब? अपार्थाइड के दौरान, यानी जब अपार्थाइड हुआ था, नस्ली भेदभाव हुआ था उस वक्त। सोवीटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ते हुए जर्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गहवारा के मैंने आपको मैं बता चुका हूँ। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी। जिस रास्ते से परवीन चल रही थी वहाँ की धूल परवीन के कदमों को यानी पैरों को लिपट रही थी। और वो सोच रही थी कि सियाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, घूमना फिरना सिर्फ, जमाल कहते हैं हुस्न को, खूबसूरती को, खूबसूरती देखने का ज़ौक़ जो है वो सियाहत कहलाता है। लेकिन परवीन के मुताबिक सियाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं है। तस्कीन कहते हैं सुकून इत्मीनान को। खुरदुरी बदसूरती की आगाही है। खुरदुरी और बदसूरती, बदसूरती जो अच्छा ना हो, खुरदुरा सबको समझता है खुरदुरे के मानी क्या आते हैं। आगाही मतलब इल्म होना, मालूमात होना। सियाहत खुरदुरी बदसूरती का नाम भी है। सियाहों ने सोवीटो में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा। यानी ये सोवीटो में सियाहों ने, जो घूमने के लिए गए हैं लोग परवीन के साथ,
उन्होंने गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल मतलब टूटा फूटा, खस्ता हाल 2 कमरों के मकान, यानी ऐसा मकान जिसमें 2 कमरे हैं और वो भी टूटा फूटा है, जिसके जिसके दरवाजे और दीवार बदहाल थे। बदहाल आपको समझता है, बोसीदा, टूटे हुए। जिनका रंग उड़ा हुआ था मतलब वहाँ किसी भी तरह की खूबसूरती नहीं थी। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी, यानी कमज़ोर सुतून जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे और उस पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, सहन कहते हैं आंगन को, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। हमसाया इस लफ्ज़ के मानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज़ इस लफ्ज़ को हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रहते थे। अफराद फ़र्द की जमा है, यानी कुल मिलाकर उस घर में 9 लोग रहते थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह नहीं थी, यानी इतना छोटा रूम। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक छोटी सी खिड़की, उसमें से सहमी सी, डरी सी रोशनी अंदर आ रही थी, मतलब हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था। एक कमरा ज़ईफ़ मतलब बूढ़े बाप का था। नीम रोशन, आधा रोशन था वो, हल्की हल्की रोशनी थी बस उसमें। छोटा सा पुराना बिस्तर और एक पुराना बिस्तर उसमें, और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़, और एक छोटी सी मेज़ थी जिसका रंग उड़ा हुआ था। इससे एक्टिविटी बन सकती है। यहाँ पर देगा कमरे की हालत और 4 चीज़ें दे देगा, तो आपको लिख सकते हैं वहाँ पर में आप क्या देखेंगे, छोटी सी खिड़की, उसके बाद लिख सकते हैं नीम रोशन, छोटा सा बिस्तर, छोटी सी मेज़ जिसका रंग उड़ा हुआ। ये सारी चीज़ों से आप इस एक्टिविटी को हल कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपकी एक्सरसाइज में नहीं होंगी, लेकिन आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। आ रही है बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस कमरे के कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई रिसाला पढ़ रही थी। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी है, उस पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई है और वह एक रिसाला पढ़ रही है। उस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। आसार कहते हैं निशानियों को। बेजार यानी उन लोगों से वो बेजार नज़र आ रही थी, परेशान नज़र आ रही थी। किन लोगों से? सियाहों से, जो परवीन के साथ उसका घर देख रहे थे। उसकी आंखों में उसने, किसकी आंखों में? लड़की की आंखों में परवीन ने खुददारी की बर्छियाँ भी देख ली थी। खुददारी की बर्छियाँ एक किस्म का हथियार होता है जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा एक हथियार होता है जिसे फेंक के मारा जाता है, लेकिन दिखता है भाले की तरह। बहरहाल लड़की के नौउम्र खून में गमो गुस्से की लहर नज़र आ रही थी। गमो गुस्सा यानी लड़की के खून में गमो गुस्से की लहर, यानी कि उसका खून जो है खवलता हुआ नज़र आ रहा था। कुल मिलाकर उसके चेहरे पर साफ जाहिर था कि उसे गुस्सा आ रहा है इन लोगों का जो उसके घर आए हैं। परवीन का दिल उस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। परवीन ये चाह रही थी कि मैं इस लड़की से बहुत सारी बातें करूं। वो लड़की के करीब चली गई, सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। वो लड़की जो 16 साल की है, उसको इस बात का एहसास था, अपने ख़ानदान का एहसास था, अपने वजूद यानी अपने आप का एहसास था। क्या एहसास था? कि उसके घर को नुमाइश का सामान बनाया गया है। आ रही है बात समझ में? और वो भी कैसा एहसास था? उसको शिद्दत से बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था। सियाहों के लिए उनकी खस्ताहाली मतलब गरीबी, उनकी बेबसी मतलब उनकी मजबूरी एक तफरी बन गई थी। तफरी मतलब घूमने फिरने और मज़ा लेने की चीज़। दस्तूर ये था
कि सियाह हमेशा उस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता। अब देखो बात यह है कि जो घूमने फिरने वाले लोग आते, वो उस घर की हालत देखकर घूमते फिरते वहाँ पर में, और जाते वक्त उनको कुछ पैसे दे देते, जिससे उन्हें 2 वक्त का या फिर खाना नसीब हो जाता। तमाम सियाह बेनियाजी से, जितने भी सियाह थे वो घूमने वाले बेनियाजी से, यानी उनको कोई मतलब नहीं है, उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। तफरीही नज़रों से मतलब ऐसे बस हम घूमने फिरने के लिए आए और उसको देखकर बाहर निकल गए। कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी, कुछ पैसे दिए उन्होंने, जो बतौर एक रस्म थी कि घर में आए हैं तो कुछ पैसे देकर चले जाओ। मगर ज़िंदगी के ये तज़ादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। तज़ादात तज़ाद की जमा है। अब ज़िंदगी के तज़ादात यानी किसी की ज़िंदगी कैसी और किसी की ज़िंदगी कैसी, तो ये सारी चीज़ें परवीन के लिए क्या थे, एक मुअम्मा थे। मुअम्मा मतलब ऐसी चीज़ जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता, और कुल मिलाकर उसके मायने निकलेंगे वो चीज़ जो जल्दी समझ में ना आए, जिसको पज़ल कहते हैं अपन। सब सियाह उस घर से यूँ बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हो। सारे लोग ऐसे बाहर निकले जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर बाहर निकले हो। लेकिन असल हकीकत उनसे पूछो जो लोग उस घर में रहते हैं, उनका क्या हाल है। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सियाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। मासूम कहते हैं उसको जिसने गुनाह ना किया हो। मासूम बच्चे उनके पीछे, देखिए नंगे पाँव बच्चों के पैर में किसी तरह की कोई चप्पल नहीं, कपड़े उनके फटे पुराने हैं, और वो सियाहों के पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि उनको भी कुछ पैसे मिल जाए। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे। अजूबा आप सबको समझता है, अजीबोगरीब चीज़ को अजूबा कहते हैं। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का, एक बच्चा जो लगभग कितने साल का होगा, 7 साल का, फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। बगैर डरे उसने क्या की, फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। कच्चा जहन मतलब छोटी सी उम्र का बच्चा है, अब इसको क्या समझता होगा, लेकिन उसको सवाल बड़ा मजबूत है, पुख्ता है, कि वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन उस मासूम के ख्वाब के मुताल्लिक़ सुनकर हैरत ज़दा रह गई। परवीन जो है हमारी मुसन्निफ़ा, उस बच्चे के ख्वाब के बारे में सुनकर, उसका ख्वाब यह है कि वो वकील बनना चाहता है, और वो हैरत ज़दा रह गई, यानी हैरत में रह गई, कुछ उदास भी कि इतनी मजबूरी में, इतनी गरीबी में कैसे पड़ेगा। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सियाहों के साथ साथ चल रहा था। लगभग 20 बच्चे अब जो है सियाहों के साथ चल रहे थे। केनन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने ख़रीदे। केनन से पूछा उसने कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ख़रीद सकती हूँ, उसने इजाज़त दी, तो फिर परवीन ने चॉकलेट और कुछ खिलौने उन बच्चों के लिए ख़रीदे। वो बारी बारी इनमें ये सौगात बांट रही थी, वो बारी बारी इनको जो है ये गिफ्ट दे रही थी, जो क्या था उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, चॉकलेट और खिलौने। फराज ने उन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया, उसके इर्द गिर्द जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। कौन? फराज। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई। परवीन देख रही थी कि वो कितना रहमदिल है, कितना नरम दिल है, और उसमें कितनी इंसानियत है, जो कि उसका लड़का है। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। वो उनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे। वारिस अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे कि मेरे बेटे में कितनी इंसानियत है। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थीं, और वो रो रही थी बच्चों का हाल देखकर,
और ख़ुशी इस बात की कि उसका जो बेटा है फ़राज़, वो कितना नरम दिल है, रहम दिल है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये चैप्टर ने बहुत जो है गमगीन कर दिया हम लोगों को। इतना ज़्यादा दर्द इसके अंदर में है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हालात ऐसे भी होते ज़िंदगी में। बहरहाल यहाँ से एक एक्टिविटी और बनी कि फ़राज़ की शख्सियत से शब की खाका मुकम्मल कीजिए, या फ़राज़ की शख्सियत के मुतालिक खाका मुकम्मल कीजिए। 4 बॉक्स देगा वहाँ, नरमी, रहमदिली, इंसानियत, 3 जिसमें से हमने फिल कर दिए। और एक किसी और को, और एक कंटिन्यू कर सकता है, इसमें इस तरह से बना सकता है। और एक की एक्टिविटी बन सकती है कि मुसन्निफ़ा एक साइड में दे देगा उसके, या फिर ऐसे दे देगा परवीन, ठीक है, एक बॉक्स इस तरफ दूसरा इस तरफ, यहाँ पर लिखेगा शरीक हयात और यहाँ लिख देगा बेटा। तो शरीक हयात में वारिस और बेटे में फ़राज़। या फिर इसी एक्टिविटी को परवीन लिखेगा, ऊपर लिखेगा वारिस, नीचे लिखेगा फ़राज़ बाजू में। उसके नीचे एक और बॉक्स बना देगा, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा शरीक हयात और दूसरे वाले बॉक्स में बेटा। ऐसी भी एक्टिविटी बन सकती है। इस सबक से बहुत सारी एक्टिविटीज़ बन सकती है। जैसे मैंने यहाँ ट्राई किया एक्टिविटी बनाने का, वैसे आप भी ट्राई कीजिए और इस सबक से फ़ायदा उठाइए। कुछ हमारे पास एक्टिविटी दे रखी होगी, हम उसको भी देख लेते हैं। सबक का बगौर मुताला कीजिए और ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबक सिया रोशनी का मुताला करके ज़ैल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले यहाँ सबक का नाम दिया है सिया रोशनी, या मुसन्निफ़ा क्या नाम लिखेंगे? परवीन। शोहर वारिस, बेटा फ़राज़। आ गई वैसे ही। असनाफ़ अदब, कौन सा अदब है? तो हमने देखा था सियाहत। मुल्क कौन सा है? अफ्रीका। शहर कौन सा है? जोहान्सबर्ग। अरे बस समझ में, इस तरह इसको हल कर सकते हैं। और क्या है देखते हैं। ये कुछ सवाल व जवाबात है। नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब में लिखिए। इनको सही तरतीब में लिखना है, कहाँ से शुरू हो और कहाँ पर ख़त्म हो, यानी इसका नंबरिंग चेंज करना है आपको। तैयार आपने आईनी परों से नंबर 1 बराबर है। नंगे पाँव, फिर अब नंगे पाँव ये जो है कहीं बीच में आएगा। तमाम सिया बेनियाजी से घर में, है ना। तकरीबन 20 बच्चों का झुंड। परवीन का ड्राइवर पूछता था, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ड्राइवर वाली बात, ठीक है। नंबर 3 पर ये आ जाएगा। नंबर 4 पे बेनियाजी से और तकरीबन 6 बच्चे, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये सीक्वेंस हो गई इसकी। ख़त कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। डुबकियां लगा रही थी। दुबला पतला, इनके लिए लफ्ज़ है पैराग्राफ के अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक बाथरूम, आंगन, मैंने कहा था ना आंगन, कहाँ था वो? सहन में था। ऐसे सही करना है इसको। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वहाँ से देखकर, पैराग्राफ से देखकर सबक के हल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल एक आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चौकोन में मुनासिब लफ्ज़ लिखकर मुकम्मल कीजिए। आज ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी से लेकर, उसको छोड़ेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे देखा था, फिर ये छोड़कर कंटिन्यू करेंगे पढ़ी थी। पढ़ी थी के बाद वाला यहाँ लिखेंगे माजी था। आ रही बात समझ में? माजी से आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिसक रही थी, वहाँ से छोड़ेंगे मुस्कुरा रही थी तक लिख देंगे इसको। दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। कैफियत की कैफियत, ख़यालात की ख़याल, शख्सियत की शख्सियात,
जवाबात की जवाब वाहिद बनेगा, ये जमा है। मकानात का वाहिद बनेगा मकान। बाकी कुछ सरगर्मियाँ आप ख़ुद भी हल कर सकते हैं जो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि सुवेटू से निकलते वक्त परवीन की कैफियत बयान कीजिए। क्या कैफियत की? उसकी आंखें नम थी क्योंकि उसके बेटे ने ऐसी दरिया दिली का मुजाहरा किया था जो देखने लायक थी। ऐसे अब एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता, एक्टिविटी आती है ये वाली, इसके ऊपर वाली जो बताए हूँ आपको। और कुछ एक्टिविटी जो है अमली काम होता है जो आपको खुद करना होता है, आप वो खुद कर लीजिएगा। आ रही है बातें समझ में? यहाँ पर एक सवाल और दिख रहा है मुझे जो आप खुद कर सकते हैं। अपने किसी सफ़र की रुदात डायरी की शक्ल में तहरीर कीजिए। तो ये सब अमली काम है, एग्ज़ाम में आने वाला जो है मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे खूब शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए